हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम एकदम इंट्रोडक्शन देख लेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बेस्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, और उसके बाद हम जान लेंगे क्विक इंट्रोडक्शन होगा फैक्टोरियल पे बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें इस टॉपिक पे क्लैरिटी रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ओके, अब ये जो थ्योरम है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इधर से ना हमें एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में पता करना है। अब एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल को क्यों जानना है? क्योंकि एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल क्लैरिटी रहेगी ना, तो हम आगे जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े शायद उसके अंदर कुछ हेल्प हो जाए हमें। होगी, जरूर होगी, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए कि ऐड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। ठीक है, एडिशन रूल मतलब चीजों को ऐड कब करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब मल्टीप्लाई करना है। और रूल मतलब क्या होता है कि एक तरीका यार, कि रूल मतलब क्या कि यार ये जो चीज है उसको कब अप्लाई करेंगे, एडिशन को कब अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को कब अप्लाई करेंगे। तो बस यही सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ओके, तो सबसे पहले जो इसमें रूल है दैट इज एडिशन रूल। कौन सा रूल है? एडिशन रूल। अब एडिशन रूल की बात करेंगे ना, जब कोई भी काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, या जो सारे काम है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसके अंदर हम करते हैं ऐड। कैसा? इंडिपेंडेंट। कैसा हो? इंडिपेंडेंट। जब जब याद रखना, एक काम दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा है, सब काम अपने अपने, एक काम को करने से दूसरा काम इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो हमेशा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है, राइट? मेरे को ये सिटी ए से सिटी बी में मेरे को एंटर करना है। ठीक है, मेरे पास एक रेलवेज है, एक रोडवेज है, और एक है एयरवेज, राइट? अब मेरे को एक चीज बताओ, सिटी ए टू सिटी बी जाने के, सिटी ए से सिटी बी जाना है, तो मेरे पास यहाँ पे जाने के कितने तरीके हैं? या तो देखो, या तो रोड से जाऊंगी, या तो रेल से जाऊंगी, या तो प्लेन से जाऊंगी, राइट? रोड से, रेल से, या प्लेन से, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो हम या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? या। यार या तो मैं कल आऊंगा, या तो परसों आऊंगा, या तो नरसों आऊंगा, और टुडे और टुमारो, और द डेट, जो भी है। ठीक है, तो ये जो या है, या क्या है? या मतलब और है, या मतलब क्या है? और है, राइट? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी और दिखता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं रेल से जाऊंगी, तो क्या मेरा रोडवेज इफेक्ट पड़ेगा, या मेरा एयरवेज में कुछ दिक्कत आएगी? क्या नहीं कर रहा ना इफेक्ट। तो देखो, ए टू बी जाने के ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है क्या? ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ऐसे मैं अगर रोड लूंगी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऐसा होगा कि रोड आके वो रेल को इंटरसेक्ट कर देगा, या उबड़ खाबड़ कर देगा? नहीं करेगा, राइट? तो मेरा रोड का तरीका, रेल से जाने का तरीका, एयरप्लेन से जाने का तरीका, सब इंडिपेंडेंट है। मैं रोड से जाऊंगी तो भी पहुंचूंगी, रेल से जाऊंगी तो भी पहुंचूंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी तो भी पहुंचूंगी। तो ये तीनों वेज क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं? हम करते हैं नंबर ऑफ वेज को ऐड। एक वे, दो वे, तीन वे। या तो रोड, या मतलब और रोड, देखो, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयरवेज, और रोड, और रेल, और एयरवेज, और दिख गया ना, मतलब ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। इसको बोलते हैं एडिशन रूल। तो जब जब काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जब जब काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना, उस केस में क्या करते हैं हम? ऐड कर देते हैं। तो एडिशन का एक सिंपल है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक चीज दूसरे से इफेक्ट नहीं हो रही है, तो मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। एडिशन रूल लगाने का सबसे जो ना, वो दिखता है एक, वो होता है और। क्या होता है? और। तो यार तुम्हें एडिशन रूल क्लियर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको और एक तरीके से हम समराइज कर सकते हैं। जो एडिशन रूल है उसको और एक तरीके से समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ए को करने के अगर मेरे पास एम वेज है, कितने वेज है? एम वेज है। और वर्क बी को करने के मेरे पास है एन वेज। ओके, कोई एक काम है जिसको मैं एन वेज में कर सकती हूँ, कोई एक दूसरा काम है जिसको हम कितने वेज में कर सकते हैं? एन वेज में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक वर्क सी है मेरे पास। क्या है? वर्क सी। क्या है? वर्क सी। वर्क ए को कंप्लीट करने से अगर वर्क सी कंप्लीट हो जाता है,
या वर्क बी को करने से वर्क सी कंप्लीट हो जाता है। वर्क ए को करने से वर्क सी कंप्लीट हो रहा है। वर्क ए को किया तो वर्क सी कंप्लीट हो जा रहा है। वर्क बी को करूंगी तो वर्क सी कंप्लीट हो रहा है। तो इस केस में वर्क सी को करने के जो तरीके होते हैं ना, वो होते हैं m प्लस एन वेज, राइट। क्लियर है ये चीज? देखो, अगर वर्क ए कंप्लीट करने से तुम्हारा वर्क सी भी कंप्लीट हो जाता है, या वर्क बी को करने से वर्क सी भी कंप्लीट हो जाता है, तो इस केस में जो भी नंबर ऑफ वेज है वो हो जाते हैं ऐड, क्योंकि वर्क ए और वर्क बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वर्क ए को करने से वर्क सी हो जा रहा है, वर्क बी को करने से वर्क सी हो जा रहा है, तो इसको m प्लस एन। तुम्हें ये ज्यादा क्लैरिटी कब बैठेगी? जब हम मल्टीप्लीकेशन रूल समझेंगे, तुम्हें ये पूरी चीज समझ आएगी। ओके, तो बस यहाँ पे एडिशन रूल में क्या देखना है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐड करेंगे, और दिख रहा है तो ऐड करेंगे। क्लियर है ये चीज? देखो, मल्टीप्लीकेशन रूल सीखेंगे ना तो तुम्हें क्लैरिटी बैठेगी, फिर हम एडिशन रूल पे आते हैं। ओके, अब देखना मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या बोलता है। मल्टीप्लीकेशन रूल बोलता है कि अगर जो तुम्हारे काम है वो डिपेंडेंट लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? डिपेंडेंट, तो उस केस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। और इसके अंदर ना तुम्हें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई? कुछ एक ऐसी साइन हमेशा याद रखना, जैसे एडिशन रूल के टाइम पे हमें और दिखा था, क्या दिखा था? और। तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे हमें दिखेगा एंड, और जैसे ही एंड दिखेगा मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई। और में क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। एंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। और मल्टीप्लीकेशन रूल में डिपेंडेंट। अब देखो डिपेंडेंट कैसे, और साइड में फिर हम ना एडिशन रूल को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सिटी ए है, एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, और एक सिटी सी है। और मुझे सिटी ए से सिटी सी जाना है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? सिटी ए से सिटी सी जाना है। अब सिटी ए से सिटी सी जाने का ना एक ही तरीका है, जब तक तुम बी सिटी को क्रॉस नहीं करोगे तो तुम सिटी सी तक नहीं, मतलब सिटी ए से सिटी सी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। बीच में ये बी सिटी है ना, उसको हमको करना ही करना है। तो सोचो, अगर मेरे पास सिटी ए से सिटी बी जाने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो, या तीन बोल देते, ठीक है। एक रेल था, एक रोड था, एक प्लेन था, राइट। और बी से सी जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक है शिप और एक है रोड अगेन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है? मैंने बोला मेरे को सिटी ए से सिटी सी जाना है, राइट। अब तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं इधर ना दो दो वर्क असाइन कर देती हूँ। वर्क ए मतलब क्या? ए टू बी। वर्क ए क्या है मेरा? ए टू बी। वर्क ए क्या है? ए टू बी। और जो मेरा वर्क बी है दैट इज बी टू सी, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वर्क ए है जस्ट ए टू बी, ए से बी जाने के कितने तरीके हैं मेरे पास? या तो रेल, या तो रोड, या तो प्लेन। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। 1 + 1 + 1 आपस में डिस्कस करेंगे, राइट। इंडिपेंडेंट, राइट। रेल रोड पे नहीं डिपेंड कर रहा, रोड प्लेन पे नहीं डिपेंड कर रहा। या तो मैं रेल से जाऊंगी, या तो रोड से जाऊंगी, या तो प्लेन से जाऊंगी। तो देखो, जब ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो हमने ऐड कर दिया। तो ए टू बी जाने के कितने वेज है हमारे पास? 3 वेज, राइट। अब वर्क बी क्या है मेरा? बी टू सी जाना है। बी से सी, या तो शिप या तो रोड। तो बी से सी जाने के तरीके कितने हमारे पास? 2 वेज है। ये एक है, ये एक है, तो 1 + 1 2 वेज, राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलती हूँ कि जो सिटी ए टू सिटी सी जाना है, क्या बोल दिया? ए टू सी। अगर ये मेरा वर्क सी है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो मेरा वर्क सी है, वर्क सी क्या है? मूविंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। ये जो मेरा काम है वो कब कंप्लीट होगा? कौन से काम करने पे मेरा वर्क सी कंप्लीट होगा? अब मेरे को ये बताओ। देखो, मेरा वर्क सी तभी कंप्लीट होगा जब मेरा वर्क ए भी कंप्लीट हो और मेरा वर्क बी भी कंप्लीट हो। तो जो वर्क सी है, वर्क सी, वो ए पे भी डिपेंडेंट है और बी पे भी डिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट है, राइट। तो जब वर्क सी दोनों पे डिपेंडेंट है ना, इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो वर्क सी है वो तभी पूरा होगा जब वर्क ए एंड वर्क बी हो, है ना। वर्क सी का पूरा होगा? वर्क ए एंड वर्क बी। कोई एक के काम होने से मैं सी सी तक पहुंच जाऊंगी क्या? मैं ए पे हूं, मैं ए से सी डायरेक्टली पहुंच पाऊंगी क्या? नहीं। जब मेरा वर्क ए भी हो और वर्क बी भी हो, मतलब वर्क सी तभी होगा वर्क ए एंड वर्क बी। तो एंड के केस में हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। वर्क ए को करने के कितने तरीके से? 3। वर्क बी को करने के तरीके हैं 2।
तो 6 वेज निकल के आए किसके, वर्क सी को परफॉर्म करने के। क्लियर है ये चीज? वहीं पे अगर हम एडिशन रूल पे जंप करते हैं, क्या करते हैं, एक बार एडिशन रूल पे जंप करते हैं, राइट? एडिशन रूल में क्या देखा था हमने? देखा था फॉर एग्जांपल, देखो इसके अंदर हम डिपेंडेंट केसेस थे, राइट? इसमें क्या देखा था, ए टू बी जाने के 3 तरीके थे हमारे पास, ए टू बी जाने के 3 तरीके थे, है ना? या इधर ना थोड़ा 2 केसेस लेते, बस 2 ले लेते ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठे। एक ले लिया ट्रेन, एक ले लिया प्लेन, राइट? वर्क ए बोल देती हूँ। देखो मेरा जो वर्क सी है ना, वर्क बता दिया, या काम बता दिया, सिटी ए टू बी। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा जो वर्क है वो है मूविंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। वर्क ए बाय ट्रेन, वर्क बी बाय प्लेन, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब मेरे को बताओ वर्क ए करने के कितने तरीके, बाय ट्रेन एक है, और वर्क बी बाय प्लेन। मेरा जो अल्टीमेट काम है वो क्या है, सिटी ए टू सिटी बी जाना है, राइट? अब मेरे को बताओ सिटी, और इसको बोल देते हैं वर्क सी। वर्क सी क्या है, वर्क सी क्या है, ए टू बी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वर्क ए कंप्लीट करूंगी, वर्क ए कंप्लीट करूंगी तो वर्क सी कंप्लीट होगा क्या? वर्क ए के कंप्लीट होने से वर्क सी हो रहा है क्या? अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो वापस मैं ए से बी जा रही हूँ, मतलब हाँ, वर्क ए के होने से वर्क सी हो रहा है। वर्क बी बाय प्लेन, अगर मैं प्लेन से जाती हूँ ए टू बी, ये वाला काम पूरा हो रहा है, तो उससे वर्क सी पूरा हो रहा है क्या, ए टू बी? हाँ, मतलब या तो इस वर्क सी का क्या है, इधर कंडीशन क्या है, वर्क ए पूरा हो या और वर्क बी पूरा हो, है ना? या वर्क ए हो जाए या वर्क बी हो जाए, इन दोनों के कोई भी होने से वर्क सी कंप्लीट हो जाता है। तो इस केस में हम जो वेज है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है ये चीज? आया तुम्हें समझा होगा? तो इसका एक थोड़ा सा समराइजेशन करते हैं और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट है तो ऐड, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना यार हमें तो उस टाइम पे, है ना? तो देखो एक था एडिशन रूल, एक है एडिशन रूल, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। क्लियर है ये चीज? अब जैसे मैंने बोल दिया कि अगर वर्क ए को करने के आई हैव एम वेज, और वर्क बी को करने के आई हैव एन वेज, तो मेरे को बताओ वर्क सी, मतलब जो वर्क सी होगा वो या तो वर्क ए के कंप्लीट करने से हो जाए या वर्क सी के कंप्लीट करने से, वर्क बी के होने से हो जाए। तो वर्क सी को करने के कितने वेज होंगे, एम प्लस एन वेज। एडिशन रूल में जो दोनों वेज होते हैं उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसमें दिखता कैसा है, और दिखता है, और इस केस में हम करते हैं ऐड। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या दिखता है, एंड, और इस केस में हम करते क्या है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्क ए को करने के एम वेज है, वर्क बी को करने के एन वेज है, तो वर्क सी कब होगा? देखो एडिशन रूल में कंडीशन क्या होती है, वर्क सी कब होता है, वर्क सी कब होता है, वर्क ए और वर्क बी, या वर्क ए कंप्लीट हो जाएगा तो भी वर्क सी हो जाएगा, या वर्क बी हो जाएगा तो भी वर्क सी हो जाएगा। तो या तो ए या तो बी। वर्क सी कब होगा, या वर्क ए और वर्क बी। तो और है, और मतलब एंड, वर्क सी मतलब वर्क ए एंड वर्क बी। इसका मतलब क्या, जो मेरा वर्क सी है, जो मेरा वर्क सी है वो तभी कंप्लीट होगा जब मेरा वर्क ए हो रहा हो और वर्क बी हो रहा हो, राइट? तो इस केस में एंड है, राइट? एंड मतलब मल्टीप्लाई, वर्क सी मतलब एम इंटू एन बेस। क्लियर है तुम्हें मल्टीप्लीकेशन रूल एंड एडिशन रूल? फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि कुछ क्वेश्चन देख ले, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। ओके, चलो ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे कि एडिशन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है। अगर तुम्हें समझ आया तो ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, नहीं आया तो देख लेना, एक क्वेश्चन समझ लेना, उसके आगे फिर हम आगे चलेंगे। अ मैन हैज 3 बॉल पेन्स एंड 5 इंक पेन्स, सिलेक्ट अ पेन। बंदे को क्या करना है, एक पेन सिलेक्ट करना है, राइट? अब हम क्या बोलते थे, जैसे वर्क है, वर्क है मैंने असाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसके थ्रू चलते हैं। वर्क है क्या है, सिलेक्टिंग बॉल पेन, ओके? अब मेरे को एक बात बताओ, बॉल पेन को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? बॉल पेन कितने हैं, 3। मतलब या तो मैंने कोई भी अलग अलग 3 कंपनी के हैं, तो या तो एक कंपनी एक कंपनी एक कंपनी, राइट?
तो यहाँ पे वर्क है सिलेक्टिंग अ बॉल पेन। तो बॉल पेन को कितने वेज में तुम सिलेक्ट कर सकते हो? 3 वेज, क्योंकि तुम्हारे पास बॉल पेन कितने हैं? 3 है ना? तो वर्क ये करने के कितने वेज है हमारे पास? 3 वेज है। अब इंक पेन, अब इंक पेन की कितनी कंपनी है हमारे पास? वर्क भी बोल देते हैं, सिलेक्टिंग अ पेन, सिलेक्टिंग इंक पेन, सिलेक्टिंग इंक पेन, राइट? अब इंक पेन के कितने प्रकार है हमारे पास? 5। तो इसको करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज, हाँ कि ना? है ना? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है? सिलेक्ट अ पेन। तो वर्क सी क्या है? अब मेरे को एक बात बताओ, वर्क सी क्या है? सिलेक्ट अ पेन। अब एक पेन सिलेक्ट करना है, राइट? या तो मैं एक बॉल पेन ले लूं, या तो मैं एक इंक पेन ले लूं। बॉल पेन भी एक पेन है, इंक पेन भी एक पेन है। तो वर्क सी कब कंप्लीट होगा? जब मेरा वर्क ए हो जाए, या मतलब और मेरा वर्क बी हो जाए, राइट? क्लियर है? वर्क सी कब कंप्लीट होगा? या तो वर्क ए, देखो उनने क्या बोला, सिलेक्ट अ पेन। अगर मैं इधर से उठा लूं, मैंने एक बॉल पेन ले लिया, तो वो भी तो पेन हो गया ना। और या मैंने इंक पेन ले लिया, वो भी तो पेन हो गया ना। तो वर्क सी कब कंप्लीट होगा? या तो वर्क ए हो जाए, या तो वर्क बी हो जाए। तो वर्क सी ऐसा नहीं कि दोनों पे डिपेंडेंट है, या तो एक हो जाए, उससे हमारा वर्क सी कंप्लीट होगा। तो वर्क ए को करने के तरीके हैं 3 वेज, और का मतलब होता था प्लस वर्क बी को करने के 5। तो टोटल वेज कितने हो गए? 8 वेज। क्लियर है ये चीज कि 8 वेज क्यों है? आप समझाओगे तुम्हें? क्योंकि देखो ना, एक पेन सिलेक्ट करना था, या तो वो बॉल पेन हो, या तो इंक, या तो बॉल, या मतलब क्या? तो या हिंदी का या, इंग्लिश का और, या तो इंक पेन या तो बॉल पेन, दोनों भी तो पेन ही है। तो 3 + 5 8 वेज। क्लियर है ये चीज? अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 10 बॉयज एंड 8 स्टूडेंट्स, सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। यहां से तो और डायरेक्ट दिख रहा है, और ये तो क्या करना है? ऐड कर देना है। देखो वर्क के बोल देंगे सिलेक्ट बॉय। अब बॉय को सिलेक्ट करने के कितने वेज है मेरे पास? बॉय को सिलेक्ट करने के आई हैव 10 वेज, है ना? 10 बॉय तो 10 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं उनको। अब वर्क भी बोल देते हैं सिलेक्ट गर्ल। अब मेरे को बताओ, गर्ल को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 8 वेज, राइट? अब वर्क सी क्या है? अ बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल। बॉय को सिलेक्ट करने के वर्क को क्या बोल दिया? वर्क है। बीच में क्या है? और वर्क बी। वर्क ए को करने के कितने तरीके थे? 10, और मतलब प्लस वर्क बी को करने के 8। तो टोटल वेज कितने हो गए? 18 वेज। क्लियर है ये चीज? जरा थर्ड वाला क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो समझो यार। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हैज 4 शर्ट्स एंड 3 ट्राउजर्स, हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप? अब एक बंदे को रेडी होना है तो उसको पैंट और शर्ट दोनों पहनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ शर्ट पहन लेगा। देखो, एक इंसान प्रॉपरली ड्रेस कब होगा? जब वो शर्ट भी पहन ले और पैंट भी पहन ले। पैंट पहनने से काम नहीं होगा, ना ही सिर्फ शर्ट पहनने से होगा, राइट? तो वह क्या बोलते हैं? वह क्या बोल देते हैं? सिलेक्टिंग शर्ट, राइट? अब मेरे पास 4 डिफरेंट कंपनीज के शर्ट है, तो या तो रेड वाला ले लूं, या तो येलो ले लूं, या तो ब्लू ले लूं, या तो पिंक ले लूं, या ब्राउन ले लूं। तो या आ रहा था इन सबके बीच में। तो शर्ट सिलेक्ट करने के कितने वेज है हमारे पास? शर्ट्स 4 वेज है, 4 वेज, राइट? वर्क भी क्या है? 3 ट्राउजर्स है। सिलेक्टिंग, इसको वर्क भी को बोल देते हैं सिलेक्टिंग ट्राउजर। 3 ट्राउजर है, ब्लैक ब्लू ग्रे। या तो ब्लू पहन लूं, या तो ब्लैक पहन लूं, या तो रेड पहन लूं। या 1 1 1 3 वेज, राइट? अब मेरा काम क्या है? वर्क सी। वर्क सी क्या है? ड्रेसअप होना है। अब मेरे को एक बात बता, तुम कोई ऐसी पार्टी में जाओगे शर्टलेस? पार्टी में जाओगे तो तुम अच्छे एकदम शर्ट पैंट सब पहन के जाओगे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पैंट पहनने से तुम ड्रेसअप हो जाओगे, या सिर्फ शर्ट पहनने से तुम ड्रेसअप हो जाओगे। ऐसा तो मजा आ जाता नहीं। बट ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा वर्क सी क्या है? गेटिंग ड्रेसअप। ड्रेसअप कब होगा तुम्हारा? ड्रेसअप तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारा वर्क ए भी हो। क्योंकि देखो, वर्क सी इज ड्रेसअप, शर्ट भी पहनना पड़ेगा, पैंट भी पहनना पड़ेगा, राइट? वर्क ए एंड वर्क बी दोनों काम होने पे ही हमारा वर्क सी कंप्लीट होगा, राइट? कोई एक काम करने से तुम्हारा वर्क सी कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। तो वर्क है 4, वर्क बी 3, 12 वेज। मतलब ड्रेसअप होने के हमारे पास तरीके कितने हैं? 12 तरीके हैं। क्लियर है ये चीज? आप समझाओगे तुम्हें? चलो जरा इसको नोट डाउन करो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ओके, ये लिख लो फटाफट से ताकि हम आगे बढ़े।
आप समझ आ रहा होगा तुम्हें यहाँ तक की चीजें, क्लियर है ये चीज? एडिशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, ये सारी चीजें क्लियर है कैसे करना है, क्या करना है? आप लिख लिया होगा। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब हमेशा इतना काम पूरा हो हमारा, ठीक है? जैसे ड्रेसअप, ड्रेसअप कब होगा? जब शर्ट भी पहन ले, पैंट भी पहन ले, मतलब दोनों काम कंप्लीट होने चाहिए, तभी हमारा वर्क सी कंप्लीट होगा, राइट? तो जब दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो मल्टीप्लाई, किसी एक पे हो रहा है तो प्लस कर दो, या तो वर्क है या तो वर्क भी, क्लियर है ये चीज? अब देर आर 5 रोड्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी पे जाने कितने रोड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 रोड है। अब क्या बोला है? नंबर ऑफ वेज इन विच विलेजेस कैन गो टू टाउन। अच्छा, एक टाउन है और एक विलेज, इसको विलेज बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं टाउन, एंड रिटर्न बैक। मतलब नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, पहले विलेज टू टाउन, फिर टाउन टू विलेज, मतलब वर्क के क्या बोल देते हैं? विलेज टू टाउन। अब मेरे को एक बात बताओ, विलेज से टाउन जाने के कितने तरीके होंगे? या तो ये, 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 या 5, या मतलब 5 वेज, राइट? विलेज टू टाउन एंड रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब वापस रिटर्न आना है, तो वर्क भी क्या बोल सकते हैं? टाउन टू विलेज, तो 5 वेज अगेन, है ना? अब मेरे को बात बताओ, वर्क से क्या है? विलेज टू टाउन एंड टाउन टू विलेज, है ना? मतलब पहले विलेज से टाउन पे भी जाना है, तो काम कब कंप्लीट होगा? जब मेरा वर्क ए भी हो और वर्क बी भी हो। एक मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ मैं वर्क ए करके बैठी हूँ, इनने क्या बोला है? टाउन जाना और टाउन से वापस भी आना है, बस मैं जाके टाउन में बैठ जाऊंगी, मैं सिर्फ वर्क ए कंप्लीट करके बैठ जाऊंगी तो मेरा काम पूरा होगा? नहीं ना, मेरा पूरा काम क्या है? जब मैं विलेज से टाउन जाके फिर से रिटर्न आऊं, तो जो मेरा वर्क सी है वो कब कंप्लीट होगा? जब मेरा वर्क ए हो एंड मेरा वर्क बी हो, क्योंकि एक चक्कर तभी कंप्लीट होगा ना, विलेज से टाउन, टाउन से विलेज। तो विलेज से टाउन जाने के कितने तरीके हैं? 5। अब देखो, मेरा वर्क सी कब कंप्लीट होगा? अब देखो एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं वर्क ए कंप्लीट करके बैठी हूँ, तो मेरा ये पूरा जर्नी कंप्लीट होगा क्या? मेरा वर्क सी पूरा कंप्लीट होगा क्या? वर्क सी क्या है? ऐसा काम विलेज से टाउन भी जाना है और टाउन से वापस भी आना है। वर्क है हमने क्या असाइन कर रखा है भाई? बस विलेज टू टाउन, तो ये टाउन टू विलेज आ रहा है क्या वापस? नहीं, वर्क भी में टाउन से विलेज आ रहा है। मतलब ये दोनों काम जब होंगे, जब ये दोनों काम होंगे तभी मेरा ये काम होगा। तो वर्किंग को करने के कितने तरीके थे? 5। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, 25 वेज। क्लियर है ये चीज? समझा? इन हाउ मेनी वेज, अच्छा ये हो गया। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, फोर बसेस, मतलब ए से बी के बीच में कितने बसेस है? 1 2 3 4, एंड 3 रूट्स फ्रॉम बी टू सी, 1 2 3। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन हाउ मेनी वेज कैन ही ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, वर्क ए टू बी, वर्क बी बी टू सी। अब मैं क्या क्या बोला है? अब वर्क सी कैसे बता सकते हो तुम? वर्क सी को डिफाइन कर सकते हैं आराम से, ए टू सी, है ना? अब ए से सी जाना है, ए से सी के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या? डायरेक्ट रास्ता तो डायरेक्ट रास्ता यूज करते हैं, डायरेक्ट रास्ता तो नहीं है। तो पहले ए से बी, मतलब पहले वर्क ए कंप्लीट करना होगा, उसके बाद वर्क बी। ये दोनों काम जब कंप्लीट होंगे तभी मेरा वर्क सी होगा, राइट? मैं सिर्फ कोई भी एक काम कर लूं, बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं टाउन ए पे हूँ, मुझे इधर जाना है। तो दोनों काम जब कंप्लीट होंगे तभी मैं बोलूंगी मेरा वर्क सी कंप्लीट हो चुका है। तो वर्क सी कब कंप्लीट होगा? वर्क ए एंड वर्क बी के पूरे होने पे, राइट? है ना? तो एक वर्क ए को कंप्लीट करने के, ए टू बी जाने के कितने तरीके मेरे पास? 4 वेज है। बी टू सी जाने के कितने वेज है? 3 वेज है। तो 4 इंटू 3 12 वेज। क्लियर है ये चीज? अब समझा होगा। एडिशन कब करना है? देखो, जब इंडिपेंडेंट है, वर्क सी है, वो या तो कोई एक काम करने से तुम्हारा काम कंप्लीट हो जा रहा है, कोई भी एक काम करने से, तब हम करेंगे एडिशन। मल्टीप्लीकेशन जब दोनों काम करने से, जब दोनों काम करेंगे तभी हमारा काम कंप्लीट होगा, तब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को याद करने का इस एंड है तो मल्टीप्लाई, और है तो एड। क्लियर है ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक इंट्रो स्टार्ट कर सके। तो आई होप इतना लिख लिया होगा तुमने। एडिशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल क्लियर है। अब हम चलते हैं फैक्टोरियल पे। फैक्ट
फैक्टोरियल, ओके। फैक्टोरियल को ना हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगर किसी ने बोल दिया कि n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है यार, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू n। क्लियर है ये चीज? n फैक्टर मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे ना चीजें थोड़ी सी अलग होगी हमारी, और अलग वे में हम डिस्कस करेंगे इसको। फैक्टोरियल क्लियर है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब किसी ने देखो इसको ना और एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से छोटे से बड़ा गए थे, राइट? तो यहाँ पे n, फिर उससे एक वैल्यू कम, फिर उससे एक वैल्यू कम, अब तो कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। क्लियर है चीज? n, n-1, n-2, n-3, n-4, फिर क्या बोला? n फैक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम पीछे से ट्रैवल करेंगे तो पहले एक नंबर आएगा, फिर उससे एक छोटा नंबर, फिर उससे एक छोटा नंबर, फिर उससे एक छोटा नंबर, फिर एक छोटा नंबर, फिर एक छोटा नंबर, ऐसे करते 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 जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 1 आएगा, राइट? तो अगर किसी ने बोल दिया कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, तो 1 इंटू 2। तो इसको अलग वे में लिखेंगे एंड दैट इज बड़े से छोटा लिखेंगे, 2 इंटू 1 2, राइट? किसने बोल दिया कि व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? क्या बोल दिया 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। बट हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, हम नीचे से ऊपर से जाएंगे, पहले 3, फिर 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। क्लियर है ये चीज? और फैक्टोरियल या 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना जो 0 फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है? 1। दिस इज समथिंग टू बी नोटेड, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 2 6। किसी ने बोल दिया 4 फैक्टोरियल, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे एक छोटा नंबर, 4 से एक छोटा नंबर 3, 3 से एक छोटा नंबर 2, 2 से एक छोटा नंबर 1, 4 3 12, 12 टू 24, राइट? अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट? बट हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, राइट? किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, राइट? तो 6 से स्टार्ट करेंगे, राइट? 6, फिर उससे एक छोटा नंबर, 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 फिर उससे एक छोटा नंबर। 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। तो ये कितना हो गया? 720 हो गया। क्लियर है ये चीज? व्हाट इज फैक्टोरियल? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर 10 फैक्टर बोल देंगे, 10 फैक्टोरियल बोल देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है ये चीज तुम्हें? ये ना, ये कुछ वैल्यूज तुम्हें हमेशा लर्न होनी चाहिए भाई, इसके कैलकुलेशन करते नहीं बैठना है। 2 फैक्टोरियल बोल दिया तो 2, 3 फैक्टोरियल बोल दिया तो 6, 4 फैक्टोरियल बोल दिया तो 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ये चीजें नोट डाउन कर लो। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, ओके? 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, ओके? क्लियर है ये चीज? अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। 8 फैक्टोरियल मींस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, राइट? तो क्या लिख देंगे? 8, उससे छोटा एक नंबर, उससे एक छोटा नंबर, उससे एक छोटा नंबर, उससे एक छोटा नंबर, उससे एक छोटा, उससे एक छोटा, उससे एक छोटा, राइट? क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी। तो भाई यहां से लेके यहां तक मालूम है भाई, ये तो 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, 7 और 8 रह गया, तो 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कितना है तुम्हारा? 720, राइट? तो मल्टीप्लाई करो ना सिंपली, बस यही इतना रह गया मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। क्लियर ये चीज? फैक्टोरियल मतलब क्या है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, इनको समझने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे करना कैसे, ओके? इन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते हुए रहो, ओके? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो जरा।
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, तो इसका वैल्यू बताओ जरा कितना होगा। देखो एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना, हम हमेशा बड़ी वैल्यू को ना छोटी वैल्यू के पास लेके जाएंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के पास। किसको? बड़े फैक्टोरियल को छोटे के पास। क्लियर है? अब मेरे को बताओ इसके अंदर 8 फैक्टोरियल बड़ा होगा या 10 फैक्टोरियल बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और 8 फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 बड़ा होगा या फर्स्ट 8 बड़ा होगा? फर्स्ट 10 बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला बड़ा है। तो हम इस वाले फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल के पास लेके जाएंगे। तो इसको हमें लिखना आता है। सबसे पहले बड़ा वैल्यू, उसमें से एक वैल्यू घटाना है 9, फिर 9 में से एक वैल्यू घटाना है 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नीचे जो फैक्टोरियल था वो फैक्टोरियल मिल रहा है क्या? हमें मिल चुका है, राइट? तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर देंगे 8 7 6, क्योंकि अब देखो ना मिल गया ना, तो ये दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे। 10 इंटू 9 90। अगर तुम इसको एकदम एक्सपांड करके करना है तो कैसे दिखेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पूरा कट गया। अल्टीमेटली वही बच रहा है ना। तुम इतना एक्सपांड करके फिर काटा पीटी ही करेंगे। सिंपली जो बड़ा वाला फैक्टोरियल उसको छोटे के पास लेके जाओ, सॉल्व कर दो अपना काम, हो जाएगा तुम्हारा काम ओवर, राइट? चलो जरा इस क्वेश्चन को करो, 30 फैक्टोरियल अपॉन 27 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को लगाओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आएगा। हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल के टाइम पे भाई बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के पास लेके जाएंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के पास। क्लियर है ये चीज? तो देखो 30 फैक्टोरियल है, तो 30 से एक कम 29, 29 से एक कम 28, 28 से एक कम 27। बट मेरे को एक बात बताओ, इसके आगे हम ट्रैवल करेंगे क्या? यार नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे 27 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपांड करके कुछ बात बनेगी नहीं, तो सिंपली काटा पीटी कट गए ना, क्योंकि 27 से यहाँ पे भी 1 आएगा, 27 से यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इसके पीछे के जितने भी नंबर है सारे कट होने वाले हैं, राइट? तो बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले के पास लेके जाके रोक दिया, फिर दोनों को काट दिया। इसका आंसर कितना है? 30 इंटू 29 इंटू 28। अब जरा इसका आंसर बताओ। 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? इसको करो जरा सॉल्व। ओके, तो देखो 100 फैक्टोरियल है और 98 है, इतना बड़ा एक्सपांशन तो तुम्हारे नोटबुक में आएगा भाई। इसके आगे जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि 98 फैक्टोरियल दिख गया। बड़े को छोटे के पास लेके जाएंगे, कैंसिल 9900 टिंग टिंग टिडिंग। क्लियर है ये चीज? समझा तुम्हें यहाँ तक? इनको सॉल्व कैसे करना। और एक क्वेश्चन ले लो, 2 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ओके, अब ऐसे मत कर देना कि तुम 2 इंटू 8 कर दो, 8 फैक्टोरियल समथिंग वेरी डिफरेंट। तुम 2 इंटू 8 कर दोगे 16 फैक्टोरियल, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो फैक्टोरियल्स उनको फैक्टोरियल्स की जैसी ट्रीट करो, 2 को उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, ये चीज नहीं चलती इधर। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको छोटे के पास लेके जाओ। इधर 8 और 6 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो 8 को 6 के पास लेके जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6। इसके आगे ट्रैवल करेंगे क्या? मिल गया ना छोटा, दोनों कैंसिल। 8 इंटू 7 56 इंटू 2 112। क्लियर है ये चीज तुम्हें? ऐसे करना है इन चीजों को। ये तो किसके टर्म्स में एकदम नॉर्मल नंबर से तो हो गया सॉल्व, बट अगर यही चीज एन केस में दिखती है तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, ये चीज डिस्कस करते हैं अब। ओके, क्लियर है ये चीज? तुम्हें यहाँ पे याद कर रखना है भाई, बड़े को छोटे के पास लेके जाना है हमको। क्लियर है? अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे 10 और 10 लिख दिया, दोनों 10 क्या है? आपस में इक्वल है, राइट? अब मैंने यहाँ पे 10 में से 8 माइनस कर दिया और यहाँ पे मैंने 10 में से 5 माइनस कर दिया। आगे जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी? इक्वल थी। आगे जो वैल्यू थी दोनों भी क्या थी? इक्वल थी। बट अब मेरे को एक तुम चीज बता सकते हो, इन दोनों में बड़ा कौन सा या छोटा बड़ा कौन सा होगा? 10 माइनस 8 बड़ा होगा या 10 माइनस 5 बड़ा होगा? 10 माइनस 8 बड़ा होगा या 10 माइनस 5 बड़ा होगा? अब मेरे को जरा ये बताओ, 10 माइनस 8 बड़ा होगा या 10 माइनस 5 बड़ा होगा? अब देखना, ये जो चीज थी वो सेम थी, दोनों में सेम थी। अब डिपेंड किस पे करेगा कि ये वैल्यू बड़ी होने वाली है छोटी होने वाली है?
ये डिपेंड करेगा किस पे, जो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब 8 जो है, 8 कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, राइट। 8 इसके अंदर से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, राइट। दोनों यहाँ पे नंबर सेम थे, बट इस केस में बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो क्या चला जाएगा, छोटा हो जाएगा इन दोनों कंपैरिजन में। और इधर 5 क्या था, 8 और 5 में छोटा कौन है, 5 छोटा था, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कुछ इक्वल सामने आगे इक्वल वैल्यूज है, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी ना, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो कंप्लीट वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसके अंदर जो छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये चीज क्लियर है तुम्हें, समझा तुम लोगों को, आप समझ, क्लियर है तुम्हें ये चीज। आगे सेम चीजें थी, अब डिपेंड किस पे करेगा, पीछे वैल्यू सब्ट्रैक्ट कौन सी हो रही है। बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो होल की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू इट। तो इसमें बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो वैसे ही एन के टर्म्स में देख लेते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम ही बताना, n-2 बड़ा होगा या n-3 बड़ा होगा, n-2 बड़ा होगा या n-3 बड़ा होगा, बताओ जरा, n-2 बड़ा होगा, n-3 बड़ा होगा, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। अब देखो ये जो वैल्यू है यार, ये तो दोनों सेम थी ना। अब जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, ज्यादा वैल्यू किसमें से, अब देखो यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब इसमें और इसमें वैल्यू छोटी कौन सी है, 2 छोटी है, 2 क्या है, छोटी है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, राइट। और इसके अंदर जो 3 वाली वैल्यू थी वो बड़ी थी, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। देखो दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी अंधाधुंध, इन दोनों के कंपैरिजन में एन एन सेम था, यहाँ पे से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो कम। तो इसमें बताओ, इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, राइट। तो अगर कभी बाय चांस तुम्हें ऐसा दिख गया, n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो जरा। तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, दैट इज बड़े से छोटा, राइट, बड़े से छोटा करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, n-2 बड़ा है या n-3 बड़ा है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई हुई है अभी, राइट राइट, जिसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब वैल्यू किसमें से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रही है, इधर से तो सिर्फ 2 निकल रहा है, इधर से कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है, जिसमें से ज्यादा वैल्यू निकला वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। मतलब ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या है, छोटी है, और ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, राइट। अब देखो जो n फैक्टोरियल है उसको हम कैसे लिखते थे, पहले n, फिर n में से एक निकालेंगे, फिर इस n में से एक निकालेंगे, राइट, फैक्टोरियल डाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, n-2 छोटा या n-3 छोटा है, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। इधर लिख देती हूँ, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब n-2 था, n-3 था, अब हमने कंडीशन क्या रखा है भाई, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसमें से देखो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, मतलब ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखो जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो n-2, n-3, इसमें बड़ा कौन हो गया, n-2। अब हमने सीखा बड़े से छोटा, तो पहले n-2, फिर इसमें से कितना घटाना है, एक घटाना है, n-2 -1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके आगे हम ट्रैवल करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्योंकि -2 -1 कितना होता है, -3 होता है। n-2, समझा तुम्हें ये चीज, ये याद रखना है, ये हैशटैग है हमारा, जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर ये चीज, इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके, ओके। आई होप तुमने ये लिख लिया होगा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं कि बताना इसका भाई इसका क्या होगा, क्योंकि तुम्हें ये चीज बेसिक्स क्लियर है ना, तो तुम अच्छे खासे क्वेश्चन लगा पाओगे फिर। ये चीज और ये चीज, ठीक है, अगर आगे वैल्यू सेम है तो ये किसके लिए लगेगा, इधर आगे लिख देते हैं कि ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, आगे वाली वैल्यू सेम
हो तो ठीक है। आगे वैल्यू मतलब एन एन, यहाँ पे आगे वाली वैल्यू और आगे वाली वैल्यू दोनों सेम है, राइट। जब आगे वाली वैल्यू सेम होगी तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ये हमारी हैशटैग कंडीशन है, जिसमें जिसमें से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। और फैक्टोरियल, ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़े से छोटे में जाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब देखो n-3 n-1 है, बड़ी वैल्यू किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, मतलब जिसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब ये वाली तो वैल्यू क्या है, छोटी है, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो बड़ी वैल्यू मिल गई तुम्हें। बड़ी वैल्यू क्या है, n-1 का फैक्टोरियल। और हमने फैक्टोरियल के टाइम पे क्या डील किया है, भाई जब भी जाओगे ना फैक्टोरियल में तो बड़े से छोटे के तरफ जाना, बड़े से छोटे के तरफ, राइट। इसको तो एज रखेंगे। अब n-1 पहले आ जाएगा, फिर इसमें से एक वैल्यू घटानी है, n-1 -1। अब इसमें से और एक वैल्यू घटानी है, n-1 -1 फैक्टोरियल। तो देखो ये n-3 फैक्टोरियल हो गया, n-1 n-2 -1 -3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया। समझा तुम्हें ये चीज, क्लियर है। चलिए आगे, इसे नोट डाउन कर लो और ये कंडीशन को नोट डाउन कर लो ताकि आगे बढ़े। ओके, लिख लिया तुम लोगों ने ये चीज। अब जैसे आगे वाली वैल्यू थी, राइट, जैसे हमारा क्या था, अभी हमने क्या डील किया, n-10 n-12, इनमें से बड़ा कौन और छोटा कौन होगा, बड़ी वाली किससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट छोटी हो जाएगी, तो 12, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, राइट। यहाँ पे वैल्यूज क्या थे, सेम थे, राइट, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 10 और 9 है, बड़ा कौन है इनमें, 10 बड़ा है, राइट। अगर मैं इन दोनों में से इक्वल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर दूं, बड़ा कौन रह जाएगा, है ना, जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे तुमको ऐसे कभी दिख गया 10 -r और 9 -r, इस पे याद क्या रखना है भाई, जो वैल्यू बड़ी थी ना वो वैल्यू बड़ी रह जाएगी, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसमें कंडीशन कैसे याद रखेंगे, इक्वल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो जो ओरिजिनल वैल्यू बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। ओके, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे आगे इक्वल वैल्यूज थी, यहाँ पे इक्वल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये इक्वल वैल्यू से थोड़ा फर्क पड़ना यार, जब तुम इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो उसमें फर्क करना नहीं चाहिए। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये बड़ी है तो ये बड़ी रह जाएगी। अब 12 और 9 है, अगर मैं इन दोनों में से 3 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 12 - 3 कितना होता है भाई, 9, और 9 - 3 6, बड़ा यार, जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा ना। तो याद रखना, तो जो ओरिजिनल वैल्यू बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी, क्लियर है ये चीज। देखो जब इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके अंदर इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी क्या, नहीं, इसमें जो बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो छोटी जा रही थी, इस केस में वैल्यूज क्या हो रही है, इक्वल सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो ओरिजिनली बड़ा था वो बड़ा ही रह जाएगा, क्लियर है ये चीज। ओके, तो यार जो आगे वाली वैल्यू है उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है। ओके, ये तो बहुत आसान है, ये तो ऐसे समझ आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था। अब तुम्हें ये समझ आया, इसे भी नोट डाउन कर लो, इसे भी नोट डाउन कर लो। अब कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर तुम्हें टाटा बाय बाय बोल देंगे। चलो ये कुछ 3 क्वेश्चंस है, इनको ट्राई करना। ओके, देखो जब इक्वल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इंटरेस्ट किसमें होगा भाई, आगे वाली वैल्यू क्या बैठी है, क्लियर है ना। इक्वल वैल्यू माइनस एन दोनों में से इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, राइट, दोनों में से क्या हो रहा है, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, दोनों में से क्या हो रहा है, इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब मेरे को बताओ, जब दोनों में से इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें ध्यान किस पे देना भैया, आगे वाली वैल्यू कौन सी बड़ी है, 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 हमारी क्या होगी, बड़ी वाली फैक्टोरियल हो गई। तो इसको कैसे लेके जा सकते हो, 10 - n, फिर इसमें से एक घटाना है और नीचे 9 में, ये जो छोटा था तो हमने क्या देखा था भाई, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, और आगे वैल्यू कितनी थी, 6, राइट। तो 10 - n
10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 9 माइनस n फैक्टोरियल, पहुंच गए ना उसके पास, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू 6, 10 माइनस n इक्वल टू 6, ये प्लस 6 से आएगा तो माइनस 6, माइनस n से आएगा तो प्लस, n इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज, समझा तुम्हें? फटाफट से नोट डाउन कर लो। हमेशा यही चीज ध्यान में रखनी है, ओके? हमेशा बड़े से छोटे पे जाएंगे भाई, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है ना, बस चेक करना है कि भाई जो जो बड़ी वैल्यूज है उनको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, ओके? इसे नोट डाउन कर लो, अब समझाओगे तुम्हें। क्लियर है ये चीज? आज के मंथ 3 मंत्र है हमारे, बड़े से छोटा जाना है फैक्टोरियल्स में, और एक जो बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो वो कंप्लीट वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो जो आगे वाली वैल्यू बड़ी है वही रह जाएगी बड़ी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? 10 का है, 9 का है, 8 का है। 8 का है तो 9 को 8 के पास लेके आएंगे और 10 को भी 8 के पास लेके आएंगे, तो 1/8 फैक्टोरियल। 9 को लेके आने के लिए 9, फिर उसमें से घटाना पड़ेगा 8, 9, 9 माइनस 1 8। इसके आगे जाएंगे क्या? नहीं, स्टॉप, इक्वल टू x। 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे आके रुकेंगे क्या? नहीं, उसके लिए और एक कम करना है 8। अब रुक जाएंगे क्या? हाँ, क्योंकि सब में एक फैक्टोरियल सबसे छोटा फैक्टोरियल है। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों में 1 1 है तो 1 कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? 8 फैक्टोरियल, बचा क्या? 1 प्लस 1/9, क्योंकि इसमें से देखो, इसमें से 8 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो 1/1 बचेगा, इसमें से 8 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो 1/9 बचेगा, तो x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? अब देखना यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो ये जो इधर जो 8 फैक्टोरियल है ना, इसको ऊपर भेज देंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल हो गया, या सिंपली तुम इधर भी ऐसे काट सकते हो, तो 9 एलसीएम निकालने के बाद इंटू 9 x अपॉन 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में था ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 9 प्लस 1 10/9 x 10 इंटू 9, 9 और 9 कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा तो x इक्वल टू 100। क्लियर है ये चीज, समझा तुम्हें? क्लास क्वेश्चन करते हैं फिर हम जाएंगे, ओके? तो इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम लास्ट क्वेश्चन देख ले आज का, राइट? आज सब समझा होगा तुम्हें ये चीज कैसे करना है, कैसे इनको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे है n+2 फैक्टोरियल, यार यहाँ पे तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। भाई इधर दोनों वैल्यू सेम है, इसके अंदर ऐड हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बड़ी तो ये हो गई ना ऑटोमेटिकली, कि इसमें ऐड हो रहा है और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? तो n+2, तो n+2 उसमें से एक वैल्यू घटाएंगे, n+2 माइनस 1, राइट? ऐसे होगा। तो सिंपली अब तुम्हें समझ आया होगा, पहले n+2 आएगा, फिर n+1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n-1 फैक्टोरियल आएगा, और इस साइड ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट? अब देखो इसको ना तुम आराम से कैसे कर सकते हो, इसके अंदर ना क्यूब ना बना के, क्यूबिक क्वाड्रेटिक की जो भी क्यूबिक इक्वेशन है उसको ना बना के क्या करो, जो 210 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 77 10 2 5 5 और 1। यहाँ पे देखना कितने टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स है? n+2 n+1 n, 3 टर्म्स है। यहाँ पे भी कितने टर्म्स क्रिएट करेंगे? सिर्फ 3 टर्म्स क्रिएट करेंगे, और ऐसे 3 टर्म्स क्रिएट करेंगे जो आपस में एक, या तो एक के डिफरेंस पे हो या तो 2 के डिफरेंस पे हो, ठीक है? तो 7 और 5 दोनों अच्छे खासे डिफरेंस पे, मतलब 1 2 के डिफरेंस पे है, बट 3 और 2 दोनों बहुत दूर चले जा रहे हैं, और हमें टर्म्स कितने चाहिए? 1 2 और 3, तो 3 इंटू 2 क्या कर लेते हैं? 6 कर लेते हैं, तो 3 टर्म्स आ गए, 7 6 और 5। ये तीनों कुछ कुछ हल्की सी दूरी पे है, ये दोनों 1 की दूरी पे है, ये दोनों 2 की दूरी पे है, राइट? तो सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे एक छोटा नंबर, फिर उससे एक छोटा नंबर, 7 इंटू 6 इंटू 5, राइट? क्लियर है ये चीज? तो n+2 किसके इक्वल हो गया? 7, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। जो मिडिल टर्म उसको इक्वल कर दो, तो भी कितनी आई? 5, या थर्ड टर्म ले लो। ऐसे ट्राई कर, हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगाया करो, और हमेशा याद रखना जो वैल्यूज है ना वो आसपास आनी चाहिए, तभी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। पता चला तुम्हारा एक इंडिया में और एक अमेरिका में बैठा हुआ है, इसमें कैसे लगाओगे भाई?
तुम n का वैल्यू अगर 3 भी आता है तो 3 प्लस 2 तुम्हारा 7 नहीं होगा, राइट? 3 प्लस 2 क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। क्लियर है ये चीज? अब तुम्हें समझा होगा। फटाफट से सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, बड़े से छोटा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जब बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू छोटा क्यों हो रहा है। अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर है आज की, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। मेक श्योर तुम चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहो और प्रिपरेशन टॉप लेवल की करते रहो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।